बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राह पर चल रहा है और तरक्की के रास्ते पर जो सफ़र हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया था वो सफ़र दोबारा से शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारे मौजूदा गवर्नमेंट, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम बड़े एफ़र्ट्स कर रही है, बहुत काम कर रही है कि किसी भी तरीके से जो सफ़र हमसे छूट गया था, जो डगर हमसे छूट गई थी, या जो तरक्की का सफ़र हम पीछे छोड़ आए थे, उस रास्ते पर हम चलना शुरू हो गए। जब जब पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसमें हमारे बिरादर मुल्कों ने हमारा बहुत साथ दिया। जी हाँ, मैं जिक्र करना चाहूँगा बिरादर मुल्क सऊदी अरब का, अपनी तमाम गल्फ़ स्टेट्स का, अपने बिरादर मुल्क तुर्की का, और सबसे ज़्यादा जो हमारा साथ दिया और देता चला आ रहा है, हमारा एक बिरादर मुल्क चाइना। जी हाँ, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। जब जब पाकिस्तान को इकनॉमिकली कोई भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, माशी तौर पर हमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे कोविड का ज़माना हो, कोई भी ज़माना हो, चाहे हमें लोन लेना पड़े, अपने लोन को रिवाइव कराना पड़े, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम पूरी कौम की तरफ से उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आज का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप के दरमियान है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चाइना का 75th इंडिपेंडेंस डे इस साल मनाया जा रहा है। अक्टूबर में 75 साल हो गए चाइना को आज़ाद हुए हुए। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात आज के नहीं हैं, कई साल पुराने हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे ताल्लुकात जितने अच्छे हैं, इससे मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। और जब जब चाइना ने हमारी मदद की, पाकिस्तान आगे बढ़ा और आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो सीपेक का मामला हो, चाहे बैंक के लोन्स का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाइना ने हर दौर में पाकिस्तान की आवाम की मदद की है। इसके ऊपर आज हमने बात करने के लिए एक्सपर्ट बुलाए हैं, जो इस तमाम मामले बड़ी फोकस रखते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, बिज़नेस के ऊपर ही बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। उनसे हम जो लोकल बिजनेस इश्यूज़ हैं उस पर ही बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल के, मिस्टर शबीर मुंशा साहब। शबीर भाई, वेलकम टू माय शो। जैसा कि मैंने बात की इंटरनेशनल रिलेशन की, बायलैटरल रिलेशन की, तो इन तमाम बातों में बात करने के लिए हमारे दरमियान एक साबिका सिफारतकार मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त अप्रोच रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रखते हैं, क्योंकि सिफारतकारी उन्होंने की है, वो सब बेहतर जानते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि दो मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब ज़फ़र शेख साहब। सर, वेलकम टू माय शो। शबीर भाई, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आप इस वक्त पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल के माशाल्लाह चेयरमैन भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, चाइना ने हमारा हर दौर में हमारा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब हम क्राइसिस में हैं, मुश्किलात में, इस वक्त भी, चाहे वो सीपेक का मामला हो, चाहे लोन्स के हवाले से मामला हो, सर क्या कहेंगे? अभी हमें कितनी ज़रूरत चाइना को पड़ सकती है, और चाइना की हम कितनी ज़रूरत हैं? यकीनन आपके इब्तदाई में जो आपने बात की है वो बिल्कुल मुनासिब थी कि हमें चाइना ने जब ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हमने अगर कहीं पे मुड़ के देखा तो हमारा दोस्त खड़ा था, और उसमें ठंडी हवा अगर हमें जब भी आई है वो चाइना की तरफ से आई है। ये चाइना का जो हमारे साथ हर वक्त दीवार की तरह और चाइनीज़ वॉल की तरह खड़े हैं, वाकई ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। और बार बार इस बात को दोहराना कि चाइना हमारे साथ है, इसको कम से कम जितनी दफ़ा कहें उतनी दफ़ा कम है, क्योंकि चाइना ने जो किरदार हमारे साथ अदा किया है दिहाइयों से, 1-2-10 साल की बात नहीं है, 20 साल की बात नहीं है, ये हमारे रिलेशन उनके साथ उस तरह है। अब जहाँ तक चाइना के काम और कारोबार और उससे हमारे इकनॉमिक मामलात का ताल्लुक़ है, वो बहुत अहम है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से तरक्की की है और चाइना ने जिस तरह से तरक्की के साथ हमें फिर सपोर्ट किया, हमें उसमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई चाइना की पॉलिसीज़ से लेनी चाहिए, क्योंकि वो यकसां हो के जिस पॉलिसीज़ पे उन्होंने अमल दरामद किया है और कंसिस्टेंटली करते रहे हैं। क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ना हिकअप्स और ब्रेकअप्स आ जाते हैं एवरी टाइम टू टाइम। वो जो हिकअप्स और ब्रेकअप्स और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ ना होने की वजह से हमारा ये जो इतने 5-6-7 दिहाइयों का सफ़र है उसमें हमेशा से तकलीफ़ रही है। लेकिन ये मौका ऐसा है कि हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ की, चाइना की जो प्रोडक्शन की लाइन है, जिस तरह से वो बल्क में करते रहें, जो उन्होंने अपने लिए गोल्स तय किए हैं उसके हिसाब से जिस तरह चल रहे हैं और कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। इस वक्त हमारा पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत बात है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस वक्त पाकिस्तान का चाइना है, और हमारी 64 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है, और 64 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स में 20 अरब का हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सिर्फ चाइना है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ पे हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें चाइना हमारे साथ खड़ा है। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें हमारी सी पैक का मामला आया, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाली बात आई,
जो इंटरनेशनल हमारे दूसरे मामला सारे चलते हैं, जब हमारे को डिप्लोमेटिकली हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो उस पर ज़्यादा अच्छी तरह कमेंट करेंगे। जब ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो चाइना खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़फ़र शेख साहब आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे शबीर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि साल 2 साल 10-20 साल नहीं बल्कि कई दहाइयों पर उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जब भी हमने पीछे मुड़ के देखा, जैसे कि शबीर भाई ने कहा, हमें हमारा दोस्त चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइना खड़ा हुआ नज़र आया। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज इनवाइट किया और अच्छे अल्फाजों में याद किया। चाइना का मैं नेचुरली जो इकनॉमिक या इक़्तिसादियात चाइना की है उस पर शाह साहब ने कुछ रोशनी डाली है। मैं कुछ ये कहूँगा कि चाइना कैसे आगे आया। जी जी प्लीज़। थोड़े से अल्फाजों में, चाइना ऑलमोस्ट 1948 में 48 में पैदा हुआ। जी जी। उम्र मोरलेस वही है जो पाकिस्तान की। जी हाँ, लेकिन बड़ा फ़र्क है। चलते गए। हाँ। नहीं, अर्थ ये है कि मैं सारे और डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली अभी आऊँगा। आपको याद होगा निक्सन का ज़माना था, 72 में हमने अमेरिका और चाइना की दोस्ती हमने करवाई जब किसिंजर यहाँ आए थे। इट वॉज February 1972। ओके। वहाँ से डिप्लोमेसी में मैं कह रहा हूँ कि हमने चाइना का हमने भी बड़ा साथ दिया। फिर उनकी वन चाइना पॉलिसी, वो हमने कहा बिल्कुल ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कश्मीर के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, मोटी बात, चाइना के साथ दोस्ती जो है वो भी एक टाइम टेस्टेड है सारी, और हर बच्चे को पता है कि चाइना हमारा दोस्त है। एक भी पाकिस्तानी नहीं कहेगा कि चाइना हमारा दुश्मन है। उसमें डिफ़िकल्ट टाइम्स आए, बड़े डिप्लोमेटिक टेस्टेड टाइमिंग्स आई। कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सी मैंने भी अटेंड की। जब भी जहाँ हुआ तो चाइना पाकिस्तान के साथ रहा, पाकिस्तान चाइना के साथ रहा। बहुत सी चीज़ें, वो टाइम इतना नहीं है कि सारी चीज़ों का की जाए, तो मकसद कहने का ये है कि कई जब भी मुहावरे हों, चीज़ें हों, ये कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह नहीं टूटेगी। उसके ऊपर काफ़ी अटेम्प्ट्स भी हुई, उसको वीक करने के लिए वो अटेम्प्ट्स हुई, मगर वो हमारी पॉलिसी अंदर से एक है, अब 2 है, इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी। हमारी हिस्ट्री चेकर्ड रही है, जैसे पॉलिटिक्स हो, मार्शल लॉज भी आए, पॉलिटिकल लीडरशिप भी आई गई, हमारे यहाँ सिस्टम, उनके यहाँ सिस्टम और था। वो सिस्टम के साथ चलते आए। आज चाइना जो है, देखिए सारी अफ्रीका में, सारे दुनिया में उनको मात दे दिए। वो इसी वजह से कि कंपटीशन में वो आगे चले गए। हालांकि एक थ्योरी थी कि जहाँ जिस मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो मुल्क आगे नहीं जा सकता, मगर उन्होंने इस थ्योरी को गलत करके दिखाया। मुझे याद है, मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में 4 साल कंसल्टेंसी की है। मैं अफ्रीका के 10 मुल्कों का सफ़ीर रहा हूँ। वहाँ सारा उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें अफ्रीका का प्लान बना के दिखाएं कि पाकिस्तानी कैसे अफ्रीका जाए। साईं शाह साहब चैम्बर्स में रहे, वहाँ मैंने बड़े एड्रेस किए, काटी में की एड्रेसेस की, सेमिनार्स। बहुत ही हमने अपने प्यारे दोस्तों को बोला कि आप अफ्रीका जाएं, इतना पोटेंशियल है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना लेकर गया है वहाँ। उसी को फॉलो पर हिंदुस्तान भी कर रहा है। हिंदुस्तान ने वही पॉलिसी रखी जो चाइना कर रहा था वहाँ, क्योंकि वो ऐसी जगह थी बिल्कुल जहाँ कोई कंपटीशन नहीं थी, जहाँ सोना भी था, सब चीज़ थी, और सारे दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो वहीं गए थे, और कुछ वजूहत की वजह से वो फिर भाग के चले गए, जैसे इस एरिया में था। अब कहने का मेरा मकसद है कि चाइना ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो उन्होंने क्या किया, मैं जर्मनी में था कॉन्सुल जनरल फ्रैंकफर्ट में, तो मैं देखता था कि चाइनीज आ रहे हैं, रिसर्च में बड़े इंटरेस्टेड थे। तो भाई जापान ने क्या बनाया, उन्होंने क्या बनाया, अमेरिका ने क्या बनाया, वो मशीन के टुकड़े ले जाते थे, वहाँ रिसर्च की, और इस नेशन ने इतना माशाल्लाह ऐसा करके दिखाया, और दुनिया की सारी प्राइसेस लेके उसको कम्पीट करके बिल्कुल कम प्राइस में उन्होंने चीज़ें दे दी। अफ्रीका में उन्होंने पॉलिसी लिखी, कहा जी आपको क्या चाहिए, भाई थोड़ा कर्जा चाहिए, ये ले लो भाई $20 बिलियन। वहाँ उनको फ्री जगह, अफ्रीका वो मुल्क, अफ्रीका के कंट्रीज वो थे जहाँ मुझे बाकायदा जब मिलता था उनके हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट से, कहते थे मुफ्त में आप ज़मीन ले लें, टैक्स हॉलीडे ले लें, 10-10 साल की, तेल निकालें, सोना निकालें, लोग दे दें। पाकिस्तान वो मुल्क है, मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि वो मुल्क है मुसलमान मुल्क, न्यूक्लियर तो अपनी जगह पे है, मिसाइल्स में तो लाजवाब है, हर चीज़ में लाजवाब है, फौज में भी लाजवाब है, मगर न हमारे पास टीचर है, न हमारे पास और कोई लेबर है। हमें ये सारे पाकिस्तानी चाहिए कि अफ्रीका को बनाए। अनफॉर्चुनेटली मैं रिग्रेटेबली ये कहूँगा, मैंने बड़े सेमिनार, अब तो हमारे पाकिस्तानी जो साइंस ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि ये अफ्रीका कौन जाता है। अफ्रीका हमने इग्नोर किया और आज तक इग्नोर कर रहे हैं, मगर कुछ आगे बढ़े हैं। तो वहाँ अगर हम आज करते,
अफ्रीका से। मैं आज भी कहूँगा अगर चाइना बनाए तो अफ्रीका से बना। मैं सूडान में सफ़ीर था, तो सूडान वालों ने कहा कि 10 साल तक तेल आप ले जाए, मेरा तेल निकाल के दें। आप तेल निकाल के दिया, 10 साल वो तेल लेते रहे, तेल निकाल के दिया। इसी तरह और जगहों पे बहुत सी चीज़ें। तो हम जो हैं, हमने हमारे साथ अब आते हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पॉलिटिकल लेवल पे तो अपने बहुत मजबूत हो चुके थे, इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत उन्होंने हमारी सपोर्ट की। ये सपोर्ट बहुत सी है, इतने एमओयू साइन हुए हैं, इतनी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और हम अभी एक प्लेटफॉर्म एक है, 2 नाम है, दुनिया का एक वाहिद प्लेटफॉर्म है, वाहिद, जहां पाकिस्तान और चाइना एक ही टेस्टेड फ्रेंड्स सामने खड़े हैं। चाहे उसको कोई जंग हो रही है कहीं या कोई चैलेंजेस आए हैं, चाइना ने हमें सपोर्ट किया। अभी मुश्किल आते हैं, चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए। रोल ओवर करना है, चाइना ने कहा ओके ठीक है। IMF के साथ जो भी सिलसिला हुआ, चाइना हमारे साथ है। और पॉलिटिकल लेवल पे मैं डायरेक्टर जनरल पॉलिसी भी रहा हूँ, फॉरेन ऑफिस में प्लानिंग भी रहा हूँ। हमारी हर चीज़ अमेरिका से कंसल्टेशन में आती है और होती है। हमारी पॉलिसी का जो हिस्सा है, जो हम बनाते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी प्रोसेस है, उसमें हर इंस्टीट्यूशन को टच करते हैं सबसे पहले ऑफ कोर्स। मगर अगर किसी बाहर के मुल्कों से हम डिस्कस करते हैं और जिसका लेवल वो है चाइना। राइट। हमें हमेशा गाइड किया है, करेक्टली गाइड किया है। अभी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, SCO हो रहा है, दूसरा हो रहा है, 1 अक्टूबर को ये हो रहा है, या जो भी एनिवर्सरीज देखें, विजिट्स देखें, इतनी विजिट्स हुई हैं नंबर लेस पे। तो उसमें देखें कि चाइना का जो जहाँ तक पॉलिटिकल लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम बहुत सेटिस्फाई हैं। कमी किस में है? कमी हम में है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं। अब CPEC की बात अलग है, उस पर हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी पॉलिसी। मैंने जनरली बात की है कि चाइना अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें आंख बंद करके ईमान के साथ कह सकते हैं कि चाइना हमारा ऐसा दोस्त है जिस पे हर वक्त हम डिपेंड कर सकते हैं। जी, जैसे शबीर भाई आपने कहा कि 20 बिलियन डॉलर की हमारी और उनकी ट्रेड है, जिसमें यकीनन इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। इसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें हमारे मेहमानों ने बताया कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात 10-20 साल नहीं बल्कि कई दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि शबीर भाई ने बताया कि हमारी 20 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, कुछ इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। पहले तो सर हमें ये बताइए, और इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से वेन्यूज़ हैं कि हम इस 20 अरब डॉलर को 30 अरब तक ले जाएँ या 40 अरब तक ले जाएँ? बड़ा रेलेवेंट सवाल है अनीस भाई। ये शायद बाज़ औक़ात लगता है कि आप हमसे ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक्स समझते हैं। नहीं, आप लोगों से सीखा सर मैंने। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, वो एक्चुअली उनकी फेवर में है, चाइना की फेवर में। इसमें बहुत बड़ा रीज़न हमारे पुराने चाइनीज़ FTAs हैं, और चाइनीज़ FTAs की वजह से हमारे को जो दूसरे ममालिक में ड्यूटी की हमने जो रियायत दी हुई हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा है। दूसरा, चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, क्वांटिटी में, बहुत बल्क प्रोडक्शन में है, और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत बल्क होने की वजह से प्राइसें बहुत कंपेरेटिव है। ओके। तो जिसकी वजह से लोग इंक्लाइंड होते हैं कि जी कम प्राइस की जो चीज़ें हैं और म्यारी भी चीज़ें बाज़ औक़ात बहुत अच्छे म्यार की भी बन रही हैं, तो वर्ल्ड वाइड तो वो भी आ रही हैं। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा एक तवज्जो आपकी एक और तरफ भी दिलाना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये बड़ा अहम नुक्ता है कि क्या ऐसी चीज़ हो जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो अभी CPEC का प्रोजेक्ट आया था, तो CPEC के प्रोजेक्ट का फेज़ 2 आ गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो CPEC में काम हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हुआ। आगे चाहे हमारे एयरपोर्ट्स बने, वो G2G था, हमारी रोडें बनी, वो भी G2G है। अब जो हमारे साथ जो बिजली के हमारे IPPs आई, वो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से अब ये बेहतरीन टाइम है कि जो SECs आए हैं और बाकी दूसरे इस किस्म की इन्वेस्टमेंट, अब इसको नीचे आने की ज़रूरत है G2G में, G2G से B2B में, बिज़नेस से बिज़नेस का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। और अब जब SME और बिज़नेस टू बिज़नेस उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होएगी, तो दोनों मुल्कों की अवामुन नास एट लार्ज इसकी बेनिफिशरी हो सकती है। और चूंकि जब एक्चुअल बिजनेस यहाँ आएगा, उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ होगी, उसके प्रॉफिट्स होंगे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल एक रास्ता है। अब एक इनिशिएटिव साथ में पैरेलल चल रहा है, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को बहुत ज़ोर से उठाना चाहिए, और वो बेनिफिट ये SIFC का।
SIFC کا ایک بہترین ہمارا جو ہے نا آئیڈیا ہے جو کہ اس وقت پریزنٹلی صوبائی حکومتیں اور قومی حکومت کو ملا کے اور اس کے لیے جو اسموتھ رننگ کے اوپر کام ہو سکتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، کیونکہ بعض اوقات ریڈ ٹیپ کا شکار ہو جائیں اور لوگوں کو اس چیز کا فائدہ نہ پہنچ سکے، SIFC ایک بہترین ہے۔ اب SIFC کے جو پروجیکٹس ہیں یا جو ان کی پرائرٹی ایریاز ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اس میں ایگریکلچر کا ذکر آتا ہے، اس میں ہمارے ایگریکلچر کے ساتھ مائنز اینڈ منرلز کا ذکر آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے مائنز اینڈ منرلز میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہمارے پاس ڈیلیگیشن چائنیز آئے ہوئے اور اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں SECs پرٹیکولرلی گلگت بلتستان میں الگ بنا کے دیں تاکہ ہم وہاں سے پروسیسنگ کریں اور وہ بھیجیں۔ ہمارا یہاں پہ اتنے اچھے جیمز بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں اور یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر، اور تھائی لینڈ اور دوسرے ممالک میں اس کو فنش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہاں ہم کر لیں تو ہم زر مبادلہ کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا $1 بلین کے لیے آئے ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ہیں۔ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہمارے یہ چاغی میں بہت بڑے نا ہمارے پاس اس کے آئرن اور کے نا ہمارے مائنز دریافت ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ آلریڈی ہم را مٹیریل اپنے دوست ملک چائنا کو اور دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ را مٹیریل آئرن اور کا جو کہ لوہے کی $5 ارب کی پاکستان کی امپورٹس ہیں، اس کو اگر ہم یہاں مقامی طور پہ بنا سکیں تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ اور یہاں مقامی بن کے را مٹیریل آپ کے پاس ہے اور وہی اس کوالٹی کا ہے جو کہ چائنیز بنا کے یا دنیا ہمیں بنا کے دنیا بھر میں بیچتے ہیں۔ تو اس کی انویسٹمنٹس کی بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں، اور اس کو اگر یوز کیا جائے اور اس کا پے بیک پیریڈ بھی 2 سے 3 سال میں، اور 2 سے 3 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، اور پاکستان میں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر دے گی اتنی بڑی، لوگوں کو روزگار، ون ون فار چائنا، ون ون فار پاکستان۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ادر پروجیکٹس ہیں جو کہ تانبے سے ریلیٹڈ ہیں اور دوسری چیزوں کے۔ اسی طرح جو ہم نے ایک اور بڑا اہم نقطہ یہاں پہ فیس کیا، جو ابھی ہم چائنا دورے پہ تھے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ منیمم سیلریز 5,000 4,000 RMBs کی ہے، جو کہ ان کی انسکلڈ لیبر کی ہے۔ 4,000 RMB کا مطلب تقریباً 1,60,000 روپے کے قریب۔ اب 1,50,000 60,000 اگر وہاں پہ ہمارے کو یہاں پہ 100 کی بجائے 400 لیبر مل سکتی ہے اس ریٹ میں، ہم اس چیز کا بینیفٹ اٹھائیں۔ ہمارے کو چاہیے، جیسے ہمارے سفارتکار ہمارے جو سینئر ہمارے یہاں موجود ہیں، انہوں نے بڑا ہی ریلیونٹ سائنس پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں لوگوں کو، اتنے لوگ موجود ہیں، ان کو اسکل کر کے اس کو صحیح فائدہ پہنچا سکے۔ انفارچونیٹ ہے کہ ہم یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ دنیا کی جو 1 ارب سے زائد آبادی ہے چائنا، اس کی لینگویج کے اندر اگر ہم پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، ہمارے یہاں گلی گلی میں چائنیز سکولز اور لینگویج پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بآسانی وہاں پہ استعمال کر سکیں اور لوگوں کو فیضیاب کرا سکیں۔ اتنی بزنس کی اپرچونٹی ہے چائنا میں۔ ہم بزنس سے متعلق بات کرتے ہیں، EV آنے والے دنوں میں، ابھی ریسنٹ میرے دورے میں الیکٹرک وہیکل کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے، میں بالکل آج ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ آئندہ 2 3 4 سال کے بعد گلی گلی میں الیکٹرک وہیکل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، گلی گلی میں الیکٹرک وہیکل ہوئے گی۔ اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اور چائنا کو مقامی طور پہ EV کے اندر تیزی سے آنا چاہیے، اس کے پہلے کہ ہم اس میں پھر لیٹ ہو جائیں۔ اور آج EV کی وہ پالیسیز، کیونکہ اس قدر ایک طرف تو اس کا ایک اور ہمارے لیے بڑا خاص فائدہ ہے پاکستان کے لیے الیکٹرک وہیکل کے اندر، کہ آج ہم لوگ عام آدمی ایک تکلیف کا شکار ہیں، اور وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہو گیا، پچھلی باتیں ہیں، آج کی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے، جنریشن زیادہ ہے، ہماری کیپیسٹی پیمنٹ، اور دوسری طرف آج ہم فیول امپورٹ کرتے ہیں انہی وہیکلز کو دینے کے لیے، اور اپنی جو انرجی ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ میں 2,000 ارب سے زیادہ ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں، ہم ان کو تو ہم جب یہ الیکٹرک وہیکلز آ جائیں گے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ ہو رہی ہے الیکٹریسٹی وہ وہاں کنزیوم ہو جائے گی، وہ ہماری کنزیوم ہو جائے گی، اور ہماری اگر ہم وہ پے بھی کر رہے ہیں ابھی تو ہم بغیر پے کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو تو دیں اس کا بینیفٹ۔ بہترین بات کی شبیر بھائی آپ نے۔ میں ظفر شیخ صاحب، آپ ماشاءاللہ سفارتکاری میں بڑا تجربہ رکھتے ہیں، جیسا کہ سر نے کہا بہت ساری وینیوز ہیں جہاں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے ابھی تک وہ سبق نہیں سیکھا جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ چائنا جو کرتا رہا یا جو کرتا ہے، انڈیا اس کو فالو کرتا ہے اور کر رہا ہے، تو وائی ناٹ بھی ہم کیوں نہیں کر رہے، ہم اس کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چل رہے؟ ایک ٹائم تھا جب پاکستان کی اکانومی تھی بڑی بوم پہ تھی، ہمارے اکانومی کے، ہمارے یہاں جو بھی فارن آفس میں یا جہاں بھی جو بھی ادارے تھے، پیپرز کانفرنسز ہوتے ہیں، اس میں سے ساؤتھ کوریا نے فائدہ اٹھایا، اس میں سے ملیشیا نے فائدہ اٹھایا، اس میں سے تھائی لینڈ والوں نے فائدہ اٹھایا۔ میں نے ان کو کنڈکٹ کیا ایک دفعہ،
महातीर जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर थे, 13-14 साल रहे, तो मेरी ड्यूटी लगी उनकी, मैं फॉरेन ऑफिस में था, तो तरबेला डम लगा मैं उनको देख के कहने लगा, माय बॉय what has happened to Pakistan? We got the guidance from you guys. We went ahead and Pakistan has gone back. What is the reason? I said, Excellency, how can I tell you the reason? You are the leader of the world. But anyhow, चाइना को हमारी ज़रूरत है, हमें चाइना की ज़रूरत है। ये हर मुल्क सोचता है कि मैं जो पॉलिसी बना रहा हूँ उसमें हमारा फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हर मुल्क ये सोचता है, जाहिर है अपना फायदा पहले देखता हो है, जाएगा। देखना भी चाहिए। अब चाइना जो है, ये जो भी दुनिया में इनकी पॉलिसी है, सारी चीज़ें की है, वो इसी वजह से वो सोचते हैं कि देखते हैं कॉस्ट, जैसे साई ने बात की वैल्यू एडिशन की, तो हमारे पास अभी जो है कल्चर डेवलप हुआ ही नहीं है कि कहाँ वैल्यू एडिशन का है। हर चीज़ है हमारे पास, वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। वो बाहर से सारी चीज़ें होती हैं। जेम्स की बात की उन्होंने, आयरन ओर की बात की, दूसरी हमारी स्टील मिल बंद हो गई आयरन ओर की वजह से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ थी। अब ये है कि चाइना जो है उन्होंने ये किया कि जो सारी चीज़ें उन्होंने की, तो हमें जो ज़रूरत है अभी चाइना, जैसे अब हमने ग्वादर पोर्ट चाइना को दे दिया, अंदाज़ा लगाएं वहाँ जो भी है उनको पता है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, मगर वो ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको जो है हमने डेवलप करना है। इसमें चाइना का भी फ़ायदा है, जो रूट अगर लेंगे तो डिटेल्स हो जाएगा कि उनको भी अपना फ़ायदा है कमर्शियली, और पाकिस्तान पोर्ट से हो जाएगा। तो कहने का मकसद कि हमारे जो लीडर्स थे, पहले भुट्टो साहब थे, दूसरे थे, उनका एक अपना विजन होता है। हमारे जो अभी लीडरशिप है हमारी, माशाल्लाह, आपने पिछले साल से लेकर जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी को आगे करने के लिए टूर किए, गल्फ के टूर किए, चाइना के टूर किए, दूसरी जगह पर किए। अब एफर्ट क्या है कि हम आगे कैसे जाएं। मैं कल परसों कहीं से कोई सोर्स हाउस से पढ़ रहा था कि चाइनीज़ अभी एग्री कर गए हैं इन प्रिंसिपल के $20 बिलियन की इंडस्ट्री यहाँ सेटअप कर रहे हैं, जिसमें ये चीज़ें सारी वैल्यू एडिशन और दूसरी चीज़ें वो यहाँ लगाएंगे और उस पर काम करेंगे। बड़ी बात है। उसमें होगा ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी है। जब भी बिजनेसमैन को मैंने देखा है, इतनी मीटिंग्स अटेंड की है, सर हम तो ये जो है कॉस्ट है हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया ऐसी वजह से कम्पीट कर रहा है सारी चीज़ें। इंडिया में मैं अपना अफ्रीका की है, साइंस से बात हुई, देखिए अफ्रीका डिफ़िकल्टीज हर जगह पे हैं, कहीं बैंकिंग डिफ़िकल्टीज हैं, कहीं लाइबिलिटी, दूसरी चीज़ें हैं। मगर एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, जाओ उसको फेस करो, देखो क्या चीज़ें हैं, वहाँ से किस तरह से हम कर रहे हैं, आगे जाके कर लें। वो अब ये है कि मैं बार बार हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो बिजनेसमैन है, सच पूछें जिस भी मुल्क में गया, उन्होंने लिटरली मुझे कहा, मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि हमें पाकिस्तानी चाहिए, हमें हिंदुस्तानी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है सर, ये अल्लाह की तरफ मैं से ओपनली कहता हूँ, पाकिस्तान के लिए एक बहुत कहते हैं बड़ी हमें आप ब्लेसिंग है। दें, हमें दर्जी भी दें, हमें टीचर भी दें, हमें लेबर भी दें, हमें मुसलमान चाहिए। अब देखें बात दर्ज कितनी बड़ी बात है, एक सफीर के साथ एक प्रेसिडेंट जो कमिट कर रहा है खुल्लम खुला सबके सामने, कैबिनेट के सामने। अब मैं लिख के थक गया, मैं लिखा है मेरे रिकॉर्ड में है, साइफर सारे जो भी हैं। अब ये है कि असल तो फैसला लीडरशिप करती है, और कट्ठे के हमारी रिलेक्टेंस जो, जब मैं अल्जीरिया में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, 4 साल वहाँ रहा, मुझे प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ एक तो हमारी 30 सीमेंट फैक्ट्री पड़ी हुई, उनको बनवा दें, पाकिस्तान बना सकता है। हमें सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया की बनानी है, इतने बिलियंस की है, हमें पाकिस्तानी लेबर चाहिए, चाइनीज़ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लिखा नहीं, उधर कौन आता है, 30 फैक्ट्री जो थी उसमें 15-20 लोग संभालने आए, बना दी फैक्ट्रीज, कहते नहीं थे हम यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ तो कोई लाइफ नहीं है, डेजर्ट नहीं है, वापस चले गए। कहना है कि इसके लिए एफर्ट चाहिए, और उसके लिए क्या हो, उसके लिए सरकार को और हमारे साइन और चैम्बर्स ये सारे मिलके बैठे ये एसेट करें कि जी आप लोगों का ये पूरा अफ्रीका का ग्रुप है, जाएँ, इंसेंटिव गवर्नमेंट दे उसको, यहाँ अपना बेस तो बनाए, इन्वेस्टमेंट तो चाइनीज़ ले आए। अब ये इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ के फेवर में भी है। सीपेक का तो ठीक है, मैं आऊँगा उसके ऊपर, अगर सीपेक का तो लंबी, तो सबको पता है, 10 साल हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी दूसरा फेज़ शुरू हो गया है। अब दूसरे फेज़ में जैसे शाह साहब ने कहा, इसको अवेल ऑफ करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें ख़ास करके उन जगहों पे असर्ट करना चाहिए जहाँ हम पीछे, जैसे अफ्रीका है,
وہاں کو ان کے مارکیٹ جو ہے کھلے کھلے پڑے ہوئے ہیں, بالکل ورجن کھلے مارکیٹ ہیں. وہاں جا کے اس میں گورنمنٹ انکریج کرے اور سبسڈیز دے, جاؤ آپ جائیں وہاں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہماری ایمبیسیز وہاں سپورٹ کریں گے, ساری چیزیں جو بھی ہیں وہاں کر کے. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں, میں چیڈ میرے پاس تھا, میں سوڈان کا تھا, تو میرے پاس 3 ملک اور تھے, کانگو, سینٹرل افریقن ریپبلک اینڈ چیڈ. جمینا میں گیا پریزیڈنٹ سے مل کے, میں نے سوچا کہ مارکیٹ میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے, شلوار قمیض پہنی, چپلی. میں نے کہا تو سیکورٹی والے پیچھے لگے رہیں گے. میں نے کہا کہ لڑکے کو بھائی مجھے لے چلو, مجھے سوئمنگ کاسٹیوم لینا ہے. میں دکان پہ گیا, یہ سچی کہانی. تو وہ اسی طرح تھی جیسے حیدرآباد شکر کی کوئی لائن ہوتی ہے نا. دکان پہ گیا تو میں نے کہا کہ یا ابھی بھی السلام علیکم کیف حال. وہاں عربک تھی. میں بولا, میں نے کہا مجھے سوئمنگ کاسٹیوم چاہیے. تو مجھے کہنے لگا یا حبیبی, وہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا تھا. شلوار کہ لیبر شیبر کہیں آیا ہوگا پاکستان کا, چپلی میں بیٹھا ہے آ کے, یا حبیبی ہے, لیکن غالی میں دکھا تو رہا ہوں مگر وہ مہنگا ہوگا. اچھا, کاسٹیوم نکالا, قسم خدا کے لکھا ہوا میڈ ان پاکستان. اوہو, میں کہا یار سب سے مہنگا. میں نے کہا دوسرا نمبر وہ بھی made in Pakistan. زبردست بات, کیسی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم نے یہاں بھی کام نہیں کرتے. زبردست. پھر اس میں ایک دکاندار آیا تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے اس کو تو ٹی وی پہ دیکھا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ کل. تو مجھے کہا کہ انت سفیر پاکستان. میں نے کہا مارا گیا, اب یہ پہچان گیا. سارے میں شاہی بازار کو بتایا کہ سفیر آیا پاکستان کا, کبھی کیا نہیں تھا ایسے. اب وہی ادھر کیا والا, کبھی سفیر سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو جھنڈے کے ساتھ سڑیا دھواں اڑاتے سوٹ کٹ پینٹ میں. چل میں تو ایسے ہی کیا. تو جناب سب آیا, تو جو کہانی بتانے والا ہوں 2 منٹ کی, وہ سارے ایک ایک گفٹ لے آئے. کہتے ہیں ہماری طرف سے لیں پاکستان پاکستان. ان کے آنکھوں میں آنسو, کہنے لگے ہماری طرف. میں نے کہا بابا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں لایا. میں تو کہتے واپس نہ کیجیے گا, ہم غریب ضرور ہیں مگر پاکستان, اتنی عزت ہے پاکستان کی. میں سچ بتاتا ہوں, اس کو اویل کرنا ہے. ٹھیک ہے شبیر بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ ہم نے بہت ساری باتیں کی انرجی سیکٹر کے حوالے سے, جس طرح کہ ہم نے کہا کہ لوکل انویسٹر پریشان ہیں کیونکہ جو ہمارا انرجی پرائسز بہت زیادہ ہیں, تو ہم اس کو کس طرح ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی فورن انویسٹر یہاں آئے گا, وہ کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گا, کس طرح ہوگا سر؟ یہ بہت آپ نے ٹچی سبجیکٹ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا, ہماری ٹچ کر دیا آپ نے, اور بہت تکلیف ہے اس وقت. لٹرلی اس قدر تکلیف ہے کہ ہماری کوئی مینوفیکچرنگ, کیونکہ جب انٹرنیشنلی ہم جاتے شبیر بھائی میں آپ سے سوال کا جواب لیتا ہوں, ملتے ہیں بریک کے بعد. اب ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے پاکستان چائنا کے تعلقات کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے کون کون سے وینیوز ہیں جہاں ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً بہت بڑی اپرچونیٹیز ہے پاکستان کے پاس کہ اگر وہ ان سیکٹرز میں کام کرے تو ہم اپنی ٹریڈ جو تقریباً $20 ارب کی, اس کو بڑھا سکتے ہیں, اور یقیناً ہم اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتے ہیں, جیسا کہ شبیر منشا صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, اور ہمارے ایمبیسیڈر صاحب ظفر شیخ صاحب نے اس کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے دی کہ کہاں کہاں پاکستان چائنا کو فالو کر رہا ہے اور کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم بھی جو تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں اور مزید آگے آ سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں الیکٹرک ویکلز کا زمانہ ہے, کیونکہ پولوشنز کی وجہ سے اور کلائمیٹ بڑھتے ہوئے فیول پرائسز کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹرک موٹر ویکلز کی جانب, اور اس وقت جو ہے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں موٹر ویکلز الیکٹریکل آنا شروع ہو گئی ہیں, اور ان کی بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ فیول پرائز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ عام آدمی کو گاڑی افورڈ کرنا, ایک عام آدمی کو کیا بلکہ بڑے بزنس مین بھی اس سے پریشان ہیں کیونکہ بہت زیادہ پیٹرولیم پرائزز ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ چائنا سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایک کار کمپنی ہے, لانچ ڈیزائن کار کمپنی, اس کے ڈائریکٹر اوورسیز مارکیٹنگ ہے مسٹر زینگ فینگ فی. ہیلو مسٹر زینگ, ہاؤ آر یو؟ Yeah, I'm good. Thank you, Mr. Hannes. Thank you for your inviting me. Okay, thank you very much, sir, for joining me. Thank you once again. And first, I am heartiest congratulations to you for your 75th Independence Day from all Pakistan. Yes. I say congratulations to your 75th Independence Day from all Pakistan to all China. Oh, yeah. Thank you. Okay, sir. And I would like to ask you some question regarding the electric motor vehicle from your company. Why you want to establish your manufacturing motor car company in Pakistan? Yes. I would say because Pakistan has a population of 240 million. It's a huge and a promising market. We hope to bring the latest
electronic vehicle products from China to Pakistani people and provide them with a brand new high-tech product. That's the reason we were established in Pakistan. Okay, sir. One more question. Do you think Pakistan is a demanding country of electric vehicles? Oh, of course. Pakistan is also a major country in this planet, and its economic is growing fast, just like our clients in some Southeast Asia countries, and design cooperation with larger automotive companies in Europe. So we think Pakistani people should enjoy the same products and experience as the Chinese, Americans, and European people. Okay, sir, as we know, electric vehicles are quite expensive than the regular vehicles. So, do you have any specific plan for Pakistani people or any relaxation in prices if you invest here and you manufacturing cars here? So, for common Pakistani can use your electrical vehicles. Yes. For one reason why our Chinese company is investing in Pakistan is based on commercial returns, and another reason because of the brother China and Pakistan want to find partners in Pakistan to develop the country's automotive industry, to promote the local employment in Pakistan, to provide affordable electric vehicle products to Pakistani people. So basically, we were saying that we will produce the car vehicles in Pakistan and make the Pakistani people can afford the vehicles, especially the EVs. That's very good. Sir, one more question. We are talking about the Pakistan and China relation. Since long time ago, Alhamdulillah, we are friends of each other. China ever support to Pakistan. So how can we say whenever you investment, after your investment, our relation become more strong or become more strong and better to better after your investment when you invest or you manufacture your car in Pakistan? What do you say? Okay. I say based on the long-standing relationship between our two countries, I would say we trust each other and we are willing to provide high-quality products and technology to the Pakistani people. At the same time, the Pakistani people are also willing to cooperate sincerely with us. So the future of our two countries not only rest on having a deep relationship, but also we want having a foundation of honest and a reliable economic, technology, and high-quality service cooperation. So only in this way can the two people enjoy stronger relationship and a better future. That's very good. We hope to see you soon in Karachi. Sir, will you come to Karachi and come to my program? And also, I like to thanks once again Mr. Zhang Fengpi, Director Overseas Marketing from Launch Design Company. Thank you very much, sir, for joining my program. And I will say that the China-Pakistan friendship Zindabad. Is that right? Zindabad. Okay, sir. China Pakistan friendship. Thank you very much, sir. शबीर भाई, जैसा कि हमारे दोस्त ने भी कहा अभी कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना चाह रहे हैं, तो सर क्या इशू गवर्नमेंट को तो चाहिए उनको वेलकम करें. इन जैसी बहुत सारी कंपनीज आना चाह रही हैं. ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है सर. ये तो SIFC को समझने के लोग फॉलो करना लोगों ने शुरू कर दिया, जैसे कि आपने भी कहा और सर ने भी कहा. SIFC के ज़रिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसका मेन ऑब्जेक्टिव है. ये तो उसका रिजल्ट है कि वो लोग तैयार हैं यहाँ आने के लिए. यकीनन जिस चीज़ में इकोनॉमिकली वाइबिलिटी होगी और यहाँ पे उसकी डिमांड है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त एंथुसिज्म है, यहाँ पे लोग आना चाहते हैं. और यही इसके एग्जांपल थी कि अभी फूड एग्रो हुआ था तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल डेलीगेशन आया था वो चाइनीज़ का आया था. तो इस लिहाज से कि पाकिस्तान इस वक्त अट्रैक्टिव मार्केट है, पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है इन चीज़ों की.
اور پاکستان اور چائنا کے لیے ون ون سچویشن ہے. ایک اور بڑا اہم نقطہ اس میں ایڈ سر لاسٹ منٹ ہے جی پلیز. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فائدہ ہے چائنیز کے لیے بھی کہ وہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں پاکستانی اوریجن گڈز کو اپنے جو دنیا میں ورلڈ وائڈ سیل کر سکتے ہیں, وہ بڑی پروفٹ. ٹھیک ہے ظفر شیخ صاحب کیا کہیں گے لاسٹ میں؟ میں کروں گا کہ ہمارے Last minute ہے. کمیونٹی ہے, ہماری پولیٹیکل کمیونٹی اور سارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں اور جو پالیسی میکرس ہیں, دے شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ چاک آؤٹ پالیسی جس میں سے انویسٹمنٹ آئے اور ہماری ٹریڈ کیسے بڑھے. ٹھیک ہے, میں اپنے مہمانوں کو شکریہ کرتا ہوں. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان ہماری جان ہماری شان, سب سے پہلے پاکستان. انشاءاللہ ہمارا پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.